So I have been in Bangalore, I think this is third time for the association purpose. But now, today, I am here for some different kind of purpose. That is also for the association. But today we are not here for formal conference. हम लोग आज यहाँ पे एक एजिटेशन का नोटिस सर्व कर चुके हैं 3 फरवरी. You all know what does it mean by hunger strike. We have put ourselves on life threat. जो मैनेजमेंट का रुख रहा है आज तक, जो मैनेजमेंट जिस तरह से रिएक्ट करता आ रहा है, if management will react in same way, definitely our life is on threat. We cannot come back simply because we have already put more than 6-7 years for these issues only. अब यहाँ पे एक अवेयरनेस या मोटिवेशनल सेशन को लेके हम आए हैं. हम कुछ उन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो लोगों को डीमोटिवेट करता है. कुछ ऐसी चीजें शेयर करने की कोशिश करेंगे जिससे लोग मोटिवेट हों. हम हमारे इश्यूज को हम कैसे अचीव करें. आई थिंक एवरीबडी इज नोन टुडे व्हाट इज आवर इश्यूज. उसको हम अचीव कैसे करें और इस हंगर फास्ट से क्या होगा. अगर इसके आगे कुछ फेल होता तो आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे. वी आर जस्ट हियर टू शेयर विथ यू. सबसे पहले तो वो चीजें जो लोगों को डीमोटिवेट करती हैं. कुछ लोगों के जनरल क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है पूरे ऑल ओवर इंडिया से. पहला क्वेश्चन होता है कि एसोसिएशन से अभी तक हमें क्या मिला. एसोसिएशन से हमें अभी तक क्या मिला या एजेंट बनने के बाद क्या मिला. ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो शायद हमारा लोकल लीडरशिप या सेंट्रल लीडरशिप बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे हैं, फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहे. इस क्वेश्चन को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते या उन्हें आंसर नहीं कर पाते. तो एक क्वेश्चन है, इसका जवाब नहीं मिलता लोगों को. दैट इज वेरी मच डिमोटिवेटिंग. यार व्हाट वी हैव गॉट बाय दिस एसोसिएशन आफ्टर 6-7 years. दूसरा, कुछ क्वेश्चन हम दूसरों के साथ कभी जाके लड़ते हैं. अकेले हमारी क्षमता नहीं लड़ने की. हमको लगता है कि अगर हम नहीं लड़ पाएंगे तो कुछ लोग और भी शामिल करते हैं. उसका अगर प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिलता वहां भी होता है क्या नहीं अकेले ही आगे बढ़ना चाहते हैं या दादागिरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एसोसिएशन को चलाना. तो पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर में देना चाहूँ. पहली बात, एसोसिएशन से क्या मिला. ऑल ऑफ यू नो एवरी एसोसिएशन इज फॉर्म टू सिक्योर योर राइट. आपको कोई ऐसी चीज कोई भी एसोसिएशन नहीं दिला सकती जिसको आप डिजर्व नहीं करते, जो आपका अधिकार नहीं होता. हमारे साथ यहाँ पे क्या होता है कि जो चीज हमें मिल जाती है उसका मेंबर्स खुद जवाब ढूंढ लेता है. साहब ये तो मेरा अधिकार था. दैट वाज माय राइट. व्हाट एसोसिएशन हैव डन. दिस इज माय राइट. दिस वाज माय राइट. ये तो मुझे मिल नहीं पाया, इसने क्या किया. मैं उसके बारे में बताऊं. हम लोग फर्स्ट बैच 2001 में आया था नेशनल में. अब तक 2004 till the pay revision IBPS के proposal policy was finalized. हमें कुछ नहीं पता था. हम 6,500 के CDA बेस पे रिक्रूट हुए थे जैसा कि उन्होंने बताया. और ये लिखा था उसी में कि इट इज लाइकली टू बी रिवाइज्ड एज पर IDPS के स्टैंडर्ड IDPS के. IDPS के स्टैंडर्ड IDPS के लिए होता है. MTNL में भी 6,500 के जेडी होता था. 6,500. पहला क्वेश्चन हमारा जब फाइनल हुआ पेश किया तो फर्स्ट क्वेश्चन कम टू आवर माइंड. Why MTNL has finalized 10,750 and why BSNL has finalized 9,850. आखिर ऐसा क्या हुआ. एक ही इंडस्ट्री में एक ही जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं. सेम डेजिग्नेशन, सेम जॉब, इवन few years back दिस वाज द सेम कंपनी. और उसके पहले जब तक BSNL नहीं था तब तक MTNL BSNL के बीच में जब तक अब्जॉर्ब नहीं हुए थे लोग स्विच ओवर करते थे, जा सकते थे. तो फाइनल होने के बाद ऐसा क्या हुआ, हमें 9,850 मिला और बाकी को 10,000 MTNL को 10,750. दिस क्वेश्चन कम इन माइंड टू द डायरेक्ट रूट्स बिकॉज हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं था. जिनका रिप्रेजेंटेशन था जॉर्ज का, उनके दिमाग में ऑलरेडी उसका जवाब था या उनको कहीं ना कहीं से जवाब मिला था या उन्होंने इसको नेगोशिएट किया था. उस समय तक हम बहुत स्टडी नहीं कर पाते थे. उसका रीजन जब हमें मालूम चला है कि 9,850 इट हैज कम ओनली बिकॉज ऑल द अब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉई वांटेड टू सिक्योर देयर पेंशन विच इज नॉट अवेलेबल इन CPSE. किसी भी पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट पेंशन अवेलेबल नहीं था. लेकिन चूंकि गवर्नमेंट में जॉब किए हुए थे पहले कुछ साल और कुछ लोगों का 20 ईयर्स का जो कंडीशन था पेंशन शुरू होने के लिए
रहा था तो उन्हें पेंशन कंटिन्यू करना था, गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर बनाना था, एम्प्लॉइयों को सारी तरह पेंशन सिक्योरिटी चाहिए, पे स्केल तो बढ़ना था, स्वाभाविक बात है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पीएससी पे स्केल हैज टू इंक्रीज, इट इज नॉट फैक्ट। तो पे तो बढ़ेगा, फिर क्यों नहीं आना चाहते बीएसएनएल में? अभी भी 100% गवर्नमेंट का होगा, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पेंशन का। तो उनकी जो एसोसिएशन, एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव्स की जो एसोसिएशन थी, दे हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू सिक्योर देयर पेंशन। अल्टीमेटली compromise reached at this point. Okay, we will secure your pension under Rule 37 itself, but we will not give you the full scale of CPS. We will give you some compromise scale, that is 9850. 900 कम कर दिया गया इंसेंटिव लेवल पेंशन के लिए। सरप्राइज है, क्वेश्चन ऐसा नहीं हम उठाया, क्वेश्चन वहां भी उठा, वहां भी गवर्नमेंट ने, बिकॉज गवर्नमेंट इज थिंकिंग वाइडर सेंस, बीएसएनएल बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड सेट रहा, बीएसएनएल बहुत ही कंजर्वेटिव है। गवर्नमेंट का वाइडर सेंस था, ओके विल गिव यू द पेंशन आफ्टर लोअरिंग द स्केल, बट व्हाट विल हैपन टू द डायरेक्ट रिपोर्ट्स? जो डायरेक्ट रिपोर्ट आएंगे उनको तो हम पेंशन नहीं दे सकते, गवर्नमेंट कैन नॉट टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ देम। Once we are going to decrease the pay scale in the name of pension, what will happen to direct recruits? They will also get same pay scale 9850, but they will not get their pension. Then what about this 900 rupees difference? In same Rule 37, this line has been added. Okay, government will not take the responsibility, but BSNL management will devise its own pension trust for the direct recruit. लोग इतना सोच के आते हैं बिकॉज जैसे गवर्नमेंट कंपनी, किसी को जेब से नहीं देना है, वॉट एवर इज फाइनलाइज दैट बी इम्प्लीमेंटेड। पेंशन उनका हो रहा, अहमदाबाद में बीएसपी बोर्ड इम्प्लीमेंट कर देगा। हम उस लड़ाई को लेकर चलते रहे, एक साल 2 साल दूसरी स्कूल में थे, उनसे बात करते रहे भाई हमारा एस्टिमेट पे स्केल क्यों नहीं है, पेंशन वाले गवर्नमेंट एसी में नहीं मिलता, गवर्नमेंट मिलता है, गवर्नमेंट में अगर पेंशन मिलता है एसी में नहीं मिलता, तो भाई माई पे स्केल इज सबस्टेंड हमारा पे स्केल भी दिया जाएगा। तो E2 की लड़ाई उस समय चल रही, उस समय का उनको आइडिया नहीं था कि सीपीएससी भी पेंशन ट्रस्ट बना के पेंशन दे सकता है। कुछ ऑलरेडी कंपनियां CIL, NTPC या आयल सेक्टर, कुछ कंपनियां ऑलरेडी पेंशन के नाम पे अपने एग्जीक्यूटिव से कंट्रीब्यूट कर रही थी अपना खुद का ट्रस्ट बना। हमें लगा गवर्नमेंट का पेंशन पीसी कैसे मिलेगा, हमने अपना डिमांड स्टैंडर्ड पे स्केल का जारी रखा, स्टैंडर्ड पे स्केल हमें चाहिए। ये डिमांड कहां से आया? लोग बोलते हैं सर ये क्या है, डिमांड रेज हुआ आज तक चल रहा है और डेफिनेटली इसका सोल्यूशन भी निकलेगा। ये अगर AICTO नहीं होती, हो सकता हम सब होते, हम सब वहीं पे रहते, लेकिन अगर हम कम्युलेटिवली एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते, एक दूसरे से नॉलेज शेयर स्टार्ट नहीं करते, हम अपना ग्रुप डिस्कशन नहीं बनाते, एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाते जहां से हम अलग अलग समय में मिलते हैं, आज हम यहाँ पे आकर जो मिल रहे हैं को सुनते हैं, तो डेफिनेटली आवर नॉलेज इंक्रीज। वहां से जो नॉलेज शेयरिंग हुआ, हमें लगा कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, अदरवाइज आज हमें पता ही नहीं होता। आपको दर्द कब होता है जब आपको पता है चोट लगी है, अगर आपको चोट लगी आपको पता नहीं है तो दर्द नहीं होगा। तो सेम चीज है, हमें आज पता ही नहीं होता, शायद हमें दर्द भी ना होता, वो दर्द हमें बुढ़ापे में पता चलता जब हम ओल्ड एज में पहुंचते। वो है, इसके बाद और लोग आगे बढ़े, भाई ये तो पेंशन दिया नहीं, कंपनी पेंशन दे नहीं रही है, then what will happen after retirement? Once we have joined the company, we have signed the agreement, we will not serve anywhere else. My income is only with this company. I will not earn any income from outside through other business. Means what? हमने अपनी लाइफ, अपनी पूरी चीज कंपनी को दे दी, कंपनी को बेच दिया, अपने आप को हमने BSNL को बेच दिया कि right from today I am with you. I will work only for you. I will not work for any other person. Other business, I will not do any other business. Then certainly it is a very common question to come in our mind. What will happen after 60 years? There is retirement. After 60 years, there is compulsory retirement. क्या हम 60 साल में डेथ हो जाएगा हमारा? Will keep living after 60 years. उस समय हम कहीं काम करते लायक नहीं होगा, कोई हमको रिक्रूटमेंट नहीं करेगा। तो what will happen after 60 years? Then we started finding यार ऐसा कैसे होगा, जब गवर्नमेंट पेंशन दे रही है तो एसी को कुछ प्रोविजन होगा। We came to know EPF contribution is there. For direct recruit there is some EPF contribution for their retirement. It has been told like that. EPF contribution, BSNL is making EPF contribution to take care of your retirement. हमने उसको मान लिया।
के रिक्वायरमेंट के साथ ईपीएफ होगा हमारा। हमने उसको ढूंढना शुरू किया तो ईपीएफ का भी कोई हिसाब के बाद इवन 6,500 रिस्ट्रिक्ट कर रखा था। इनिशियली बीएसएनएल ने 6,500 कुछ जगह लोग अपने से मिला रहे थे, लेकिन मैक्सिमम जगह रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था। उसमें हमने पेंशन कैलकुलेट किया, जो ईपीएस होगा तो हार्डली इट इज 3,000 रुपीज। आफ्टर रिटायरमेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 3,000 रुपीज, यू कैन इमेजिन। दूसरा ये जो ईपीएफ है उसका भी हिसाब किताब नहीं है। और जब आगे मुझे उसमें पता चला ईपीएफ दिस इज प्रोविडेंट फंड, दिस इज नॉट द पेंशन, दिस इज नॉट टू टेक केयर ऑफ आवर रिटायरमेंट आफ्टर 60 ईयर, दिस इज टू टेक केयर ऑफ आवर इमरजेंसी नीड्स लाइक योर चिल्ड्रन मैरिज, योर चिल्ड्रन एजुकेशन। आपका घर बनाना है, आपके फैमिली में कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गया जो उसका मेडिकल कवर नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपकी फैमिली है, सोसाइटी में सिर्फ आप और आपके मदर फादर डिपेंडेंट और आपकी वाइफ बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं सोसाइटी में। ये दिस इज द नॉट द पेंशन बेनिफिट, दिस इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कि आपको इमरजेंसी नीड, और दिस इज नॉट ओनली फंड, दिस इज एब्सोल्युटली कंट्रीब्यूशन ऑल्सो। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए एब्सोल्युटली कंट्रीब्यूशन है कि आपको मिनिमम 12% मिलाना है। एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी है कि आपको 12% मिलाना है, 12% एम्प्लॉय का मिलेगा, दोनों को मिला के ईपीएफ प्रोविडेंट फंड बनेगा। और ये कहते हैं बीएसएनएल मैनेजमेंट कहता है कि हमने आपको पे स्केल इसलिए कम किया क्योंकि हम आपको ईपीएफ दे रहे हैं। फिर आप क्या मिला रहे हैं? मेरा ही पे स्केल कम करके अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इधर से मेरा कंट्रीब्यूट कर रहा है। व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग? EPF, all the EPF money is from my account only. This is crime. As per EPF 1952 Act, this is crime. CMD deserves jail. If he is saying in writing, he will definitely be in jail. Employer का स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए देते, आपका सैलरी कम करके आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। एक परीक्षा का रेफरेंस आप पढ़िए, 52 Act, कोई भी एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय के जीवन एक महीने गलती से लेट कर दिया तो आपका भी कंट्रीब्यूशन से मिलाना है। वो कहते हैं कि हमने आपका पैसा कम करके आपको कंट्रीब्यूशन मिला। ये हमने टेकअप किया राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ दिस एसोसिएशन। अब शायद 2005 बैच के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मालूम होगा 2005 बैच के बाद सभी का ईपीएफ ऑलमोस्ट स्ट्रीमलाइन हो गया। कुछ लोग अगर केयरलेस हैं, जिन्होंने अपने अकाउंट ट्रांसफर नहीं करा, कुछ नहीं किया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ये मान के चले कि यार गवर्नमेंट कंपनी है, हो ही जाएगा। एसोसिएशन कहीं कुछ बोल रही है, कहीं कुछ लिख रही है, तो बोले तो बेवकूफ है, इनको छोड़ो, हम तो होशियार हैं, अपना दिमाग लड़ाएं, तो नेतागिरी कर रहे हैं, हमें अपना दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं। ऐसे लोग सफर कर रहे हैं। आज भी 25% ऐसे लोग हैं जिनका आज के ईपीएफ का भी हिसाब किताब नहीं। तो एसोसिएशन की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, आप अगर एक साल की भी सैलरी कटा लेते हैं तो शायद इस अचीवमेंट, ये अचीवमेंट उस सैलरी से ज्यादा बड़ा होगा। और शायद एजेंटी नहीं होती तो आपका ईपीएफ आज भी स्ट्रीमलाइन नहीं होता। आज भी किसी को समझ में नहीं आता, ना मुझे समझ में आता, ना आपको समझ में आता। एक प्लेटफॉर्म बना, हजारों लोगों ने अपने व्यूज को शेयर किया, उससे हम कुछ चीजें स्टडी की और स्टडी करने के बाद इस स्थिति तक पहुंचे हैं। अगर कोई ये कहेगा कि मेरा योगदान है, मैंने किया, नो, इट इज ओनली एसोसिएशन, इट इज ओनली द प्लेटफॉर्म वेयर वी हैव लर्न समथिंग। आज हम यहाँ बैठे हैं, अगर एजेंटी ना होती तो ना बैठते। आज मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, अगर एजेंटी ना होती तो ना होगा। तो दिस इज द अचीवमेंट ऑफ एसोसिएशन। उसके आगे स्टाइपेंड एरिया था हमारा, 5,000 जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा है, ओडीपीएस में वापस नहीं कर रहा था। या G2S forced them and tell them this is the ruling, you have to refund it. बहुत ही निकल अमाउंट था, बट दिस वाज आल्सो एन अचीवमेंट। उसके आगे हम चले 2007 में जब पेरी की जगह 30% ट्रीटमेंट जो 2005 बैच में मिला, दैट वाज एन एनॉमली, लेकिन बीएसएनएल मैनेजमेंट ने इसको इनिशियली मना कर दिया। अगर कोई ना बोलता, कौन बोलता? आप पूछ सकते हैं कौन बोलने जाए? जो हमारे साथ जुड़े इस प्लेटफॉर्म पे, जो सफर हैं, जो सफर किया, उन्होंने बोलना शुरू किया तो लोगों ने स्टडी करना शुरू किया। अगर एक प्लेटफॉर्म नहीं होता तो उनको पता ही नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। प्लेटफॉर्म है, लोग जुड़े आपस में, एक दूसरे को बोलना शुरू किया, डाटा निकाला गया, मालूम चला बहुत बड़ा नया हो रहा है। उसको हमने किया, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से अप्रोच किए। कुछ लोग मिनिस्टर के पास गए, कुछ लोग कोर्ट में गए, कुछ लोग और कहीं गए, कुछ लोग मैनेजमेंट को घेरे। सबका एक कम्युलेटिव रिपोर्ट हुआ तो वो मैटर रिजॉल्व हुआ। 30% ट्रीटमेंट 2005 बैच का, जो कि असंभव लग रहा था, और रिजॉल्व हुआ। डेफिनेटली इसमें कई लोग हैं क्रेडिट लेने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं साहब तो हमारा योगदान है, हम मिनिस्टर के पास जाके कराए। कुछ लोग बोलते हैं कि हम कोर्ट में गए थे, उसके डर से दिया। कुछ लोग बोलते हैं साहब एसोसिएशन ने दिया। मैं कहता हूं आप कहीं नहीं गए हो, आपके मिनिस्टर के जाने से हुआ, आपके कोर्ट में जाने से हुआ, हमारे एसोसिएशन में मैनेजमेंट से जाके बात करने से हुआ। बट
ये एसोसिएशन से हुआ। आप मिनिस्टर के पास गए, दैट वाज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन, क्योंकि एसोसिएशन किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं है। एसोसिएशन का नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। आप अलग अलग 10-20 लोग ग्रुप में बन के गए, अगर एसोसिएशन नहीं होती तो ग्रुप नहीं बनता। आप मिनिस्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। हम जब आए थे तब हमने ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं करते थे। तो जो एक डर था इंडिविजुअल के मन में, जो फियर होता है, जब हम ग्रुप में होते तो फियर दूर होता है। फिर आप मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या यूनाइटेड नेशन के पास जाने की भी कोशिश कर सकते हैं जब आपके पास ग्रुप हो, आपके पास प्लेटफॉर्म हो। तो ये एसोसिएशन की देन है। कितना बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन वो एसोसिएशन के नाम पे कहीं क्रिएट नहीं हुआ। किसी ग्रुप के नाम पे क्रिएट हो गया, किसी इंडिविजुअल के नाम पे क्रिएट हो गया, और किसी बड़े नेता के नाम पे क्रिएट हो गया, लेकिन एसोसिएशन को क्रिएट नहीं मिला। तो मेंबर्स में जो एक मानसिकता बनी है कि मैं क्या हुआ, एलडीसी क्या हूं। डेफिनेटली हम विरोध करते थे, एलडीसी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर साथ हम विरोध करते रहे तो बाकी विरोध ही करते रहे। समय में आज जो स्टेप दिया जाता है, हो सकता है 5 साल में वो स्टेप गलत साबित हो जाए। हमें 5 साल पहले जाकर देखना पड़ेगा। 5 साल हमने एक समय स्टेप किया था कि हम एलडीसी नहीं देंगे, मैंने खुद भी नहीं दिया, या हम ऑलरेडी एसडी के इक्विवेलेंट है, एडीटी के इक्विवेलेंट है। वो स्टेप लिया गया था 2004-5 में, लेकिन अगर वो 2007-8 तक चालू नहीं हुआ तो क्या हम उसी को लेकर फेस कर रहे हैं? तो हमने एक बात है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको हम जारी रखेंगे, लेकिन जो मिल रहा है उसको हम लेकर आएंगे। एलडीसी नहीं होना था, एसोसिएशन ने कराया, तो हमारे एसडी बन चुके। उसके बाद कई ऐसी चीजें हैं, कैसे आज सुपरविजन बेनिफिट, पे स्केल, पे पैरिटी, कैरियर, ये सारा प्लेटफॉर्म ओपन है, बंद नहीं हुआ है। ये किसकी वजह से हुआ? सुपरविजन किसको पता था? आपको सरप्राइज होगा कि जब पे रिवीजन की कमेटी का रिकमेंडेशन आया, डीपी का ऑर्डर आया, तो हर कंपनी में कमेटी बनाई जाती है कि भाई ये डीपी की कमेटी बताइए रिकमेंडेशन क्या क्या है और हमें क्या क्या इंप्लीमेंट करना है। जो बीएसएनएल बोर्ड ने मिनिस्ट्री को अप्रूवल के लिए भेजा, सुपरविजन का नाम तक नहीं था। क्या कहा है? हमें नहीं कहते डेलीब्रेट नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ये उससे बेनिफिटेड नहीं है, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। दूसरे सीपीएससी में कैसे इंप्लीमेंट हो गया? आपने कहीं सुना कि किसी सीपीएससी में जहां इंप्लीमेंट हुआ लोगों ने धरना किया हो, प्रदर्शन किया हो, स्ट्राइक किया हो? मैं तो यहां तक कहता हूं 90% लोगों को पता ही नहीं है। आप एग्जीक्यूटिव में पूछ लीजिए, एनटीपीसी, एनसीएल, हेल, केयर, जितने पीएससी में इंप्लीमेंट हुआ, वहां के टॉप एग्जीक्यूटिव से पूछ लीजिए जो E4 E5 पे काम कर रहा है, उससे पूछे भाई आपका सुपरविजन बेनिफिट आपका इंप्लीमेंट हुआ, तो पहला सवाल आपसे करेंगे सुपरविजन होता क्या है? भाई हमारी कंपनी में जो प्रोविजन है वो तो है, हमको नहीं मालूम सुपरविजन क्या होता है। तो हाँ, लोगों को पता भी नहीं होता, फिर भी इंप्लीमेंट हो जाता है। लोग कोई डिमांड ही नहीं करते, फिर भी इंप्लीमेंट हो जाता है। यहां हम सड़कों में क्यों करते हैं, तभी इंप्लीमेंट नहीं होता। इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है कि जो मैनेजमेंट है, जो अदर सेक्टर ऑफ एग्जीक्यूटिव है, दे आर नॉट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस रिकमेंडेशन। जिस रिकमेंडेशन से वो बेनिफिटेड थे, वो इस कंपनी में टोटलिटी में 100% इंप्लीमेंट हुआ। चाहे 30% पेमेंट की बात हो, चाहे 78.2 की बात हो, जिसमें मैनेजमेंट के लोग बेनिफिटेड है, जिसमें अदर सेक्शन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिटेड है, दैट हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन टोटलिटी विदाउट एनी कॉस्ट। ये 30% सुपरविजन मारे आप कंफर्म लिख देते कि साहब सुपरविजन का रिकमेंडेशन है, लेकिन क्योंकि कंपनी की हालत खराब है तो ये नहीं दिया जा सकता। उसी समय एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑब्जेक्शन ले लेते कि सिर्फ इसी के लिए आपकी कंपनी की अफोर्डेबिलिटी लॉस सिर्फ सुपरविजन बेनिफिट के लिए नहीं है, फिर आप 30% पेमेंट क्यों दे रहे हो? शायद मिनिस्टर बोलता है एक काम करो, 30% ट्रीटमेंट को कम कर दो, थोड़ा सा 28% कर दो, 25% कर दो, लेकिन ये सुपरविजन बेनिफिट भी दो, इसको भी एक्सटेंड करो। ये आपको देना पड़ेगा, लेकिन चूंकि इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। पे स्केल, क्या इनको ये नहीं पता है कि पे रिवीजन का एक ही मकसद होता है कि आज की सिनेरियो को, आज की ग्लोबल इकोनॉमी को स्टडी करते हुए लोगों का जो पे है वो किस रेशियो में बढ़ना चाहिए, उसको रिकमेंड करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। ये देश हमारा है, देश का जो ग्रोथ हो रहा है तो देश की ग्रोथ के हर पार्ट के हकदार हम हैं। एक कंपनी किसी का नहीं है, कंपनी हमारे पेरेंट्स के टैक्स से, हमारे पेरेंट्स के पैसों से बनी हुई है। ये कंपनी गवर्नमेंट के पास पैसे कहां जाते थे? गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट के पास इस कंपनी में पैसे, कंपनी खोलने के लिए कहां था? हमारे ही पेरेंट्स ने, हमारे ही पेरेंट्स ने पैसा दिया है गवर्नमेंट को, जिससे कंपनी खुली है। आज सीएमडी दादागिरी करेगा, मिनिस्टर को दादागिरी करेगा, कंपनी का जो भी रेवेन्यू होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी इससे मिलेगा हम सब बांटेंगे, बराबर की मात्रा में बांटेंगे। कौन होता है सीएमडी? कौन होता है अफोर्ड करने वाला कि आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा? अगर सबको आपने 40%, 50% पे हाई किया है तो इन लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? क्या आपके पास पावर नहीं है? या तो आपके पास पावर ही कमी, भैया मैं नहीं दे सकता, या कोई ऐसा कंडीशन लगाओ कि आप दोगे तो जेल चले जाओ, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है।
जब कंपनी सरकारी है, कंपनी में हमारा बराबर का हक है, तो ऐसा कैसे कि आप किसी को 50% ट्रीटमेंट देकर उसका 50% सैलरी हाई कर दो और किसी का 20% कम कर दो पेरिफेरल का नाम लेकर? कैसे कम कर सकते हो? एक कंपनी जब हमारे करंट से पैसों से बनी है, इसके हम हकदार हैं। अब कई बार ऐसे हम सवाल मानते हैं, सवाल आते हैं बोर्ड की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कि 5-5 हजार रुपए में इंजीनियर काम करते हैं, आप लोगों को तो बहुत पैसा मिलता है। अरे इंजीनियर तो डिग्री मांगते होंगे, हम बीएसएनएल के इंजीनियर हैं, हम इस कंपनी में काम करते हैं। अब बीएसएनएल तुम्हारा नहीं, बीएसएनएल हमारा है, बीएसएनएल हमारे देश का है। तो बीएसएनएल में जो पैसा आया वो हम लेना चाह रहे हैं। अगर चौराहे पे जाकर भीख मांगेंगे तो हम बीएसएनएल में नहीं मांग रहे हैं। आज हम बीएसएनएल में काम कर रहे हैं, बीएसएनएल की बात करेंगे। यहाँ जो भी पैसा है इसमें हमारा बराबर का स्टेक है। ऐसे कैसे करोगे कि आप किसी को 1 रुपए दे दो, किसी को 10 पैसे दे दो? हम उसकी बात कर रहे हैं। हम पे पैरिटी शब्द हमने याद नहीं किया। पे पैरिटी डिक्शनरी में हमने नहीं खोजा। पे पैरिटी शब्द हर पीएसयू में, हर गवर्नमेंट में आता है। इवन जो राव कमेटी ने 18 महीने स्टडी की है, राव कमेटी ने स्टार्ट, आप पढ़िए पूरे प्रेजेंट कई बार पे पैरिटी का जिक्र आया। क्यों 18 महीने की स्टडी में क्यों एमएनसी से इंपेक्ट किया? क्यों गवर्नमेंट का 50 कमीशन 60 कमीशन पड़ा? क्यों ऐसे कई सारे प्राइवेट सेक्टर्स को स्टडी किया? क्या मतलब था इसका? उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि हम कितना पैरिटी ला सकते हैं। एक पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कितनी पैरिटी होनी चाहिए, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं। और हम अपने बीएसएनएल नहीं बोलते हैं पैरिटी क्या होता है। हम एक जेडी में, वो जेडी में, एक दिन पहले हुआ, एक दिन बाद में 10,000 का डिफरेंस हो गया, बोलते पे पैरिटी क्या होता है? पे पैरिटी बात समझ में नहीं आती इनको। पे पैरिटी समझ में नहीं आती कि इनको कोई नुकसान नहीं, इवन इनको कंपनी से ही कोई लेना देना नहीं। अगर किसी मैनेजमेंट को कंपनी से भी लेना देना होता तो ये सोचता है कि अब तो आदमी इतना डिफरेंस में तो सवाई बात है, डिमोटिवेशन होगा, या तो उसका कम करते हैं या तो इसका ज्यादा करते हैं, जो भी फिजिकल होगा दोनों के लेवल पे लेके आए। लेकिन कंपनी डूबती है तो डूबती है, क्या फर्क पड़ता? हम तो गवर्नमेंट के साथ है, जिस दिन कंपनी डूब जाएगी हम चले जाएंगे गवर्नमेंट। हमारी बेसिक समस्या है कि जिस प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं उस प्रॉब्लम से बोर्ड को कोई लेना देना नहीं, उस प्रॉब्लम से मैनेजमेंट को कोई लेना देना नहीं, उस प्रॉब्लम से मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉई एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव को लेना देना नहीं, उस प्रॉब्लम से हमें ही लेना देना है। और मैं कहता हूं हमारा भी ज्यादा लोगों को लेना देना नहीं। वो क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं है। आज जिस देश में रह रहे हैं अच्छी खासी गुलामी है, बहुत बढ़िया चेंज हुआ, कई लोगों के डबल इनकम लिए हैं, कई लोगों ने दहेज में भी 10-20 लाख रुपए लेके आए, कई लोगों को विरासत में माँ बाप का भी छीन लिया, ATM वगैरह जो उनको मिला सब अपने पास रख लिया, आश्रय में करोड़ों की संपत्ति है उनके पास। उनको लगता है सब कुछ यही, उनको ये नहीं लगता कि जो आपने कहीं और से किया वो चला नहीं जाएगा। आपने जब कहीं से दहेज में लिया तो आपकी बेटी को दहेज देना नहीं पड़ेगा, आपने अपने माँ बाप का छीना तो आपके बच्चे भी आपको छीन लेंगे। अगर ये पैसा आपने बिना मेहनत से आपने किया है तो पैसा ऐसे ही चला जाएगा आपके बुढ़ापे में, आपके पास वही बचेगा जो आपकी एक्चुअल कमाई है। तो वो लोग, जो लोग अभी बिल्कुल होश में नहीं है, जिनको लगता है क्या मतलब है सोशल से, क्या हम तो बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, कार भी चला रहे हैं, बढ़िया होटल में खाना भी खा रहे हैं, अच्छा घर मकान भी है, वो जब तक आप ताकतवर है, जब तक आपके बच्चे आपके ऊपर भारी नहीं पड़ते, जब तक आपका अड़ोस पड़ोस आपके ऊपर हावी नहीं होता, जब आप बुढ़े हो जाएंगे तब हावी हो जाएंगे। पैसा घर में ज्यादा निकाल के रखें, कोई भी छीन के ले जाएगा, किडनैप कर लेगा, पैसा भी निकाल ले जाएगा, लेकिन जो पेंशन के रूप में रेगुलर इनकम आती है वही आपके बच्चे की, उसको कोई नहीं छीन सकता, उसको कभी कोई नहीं छीन सकता। इस बात के लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। तो ये जो पैसे हैं, क्यों सीबीएसई में या गवर्नमेंट में क्यों एक पेंशन का क्राइटेरिया आया कहां से? हम जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, गवर्नमेंट जब किसी गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट करती है या सीबीएसई में रिक्रूटमेंट करती है तो क्यों बोलती है हमको इतना पैसा देंगे, हम आपको रिटायरमेंट के लिए ये देंगे, ऐसा क्या होगा? अल्टीमेटली हर आदमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लायबिलिटी है। हम इस जो देश में रहते हैं हर एक आदमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लायबिलिटी है। या एक ही आदमी भूखे मरता है तो गवर्नमेंट को सजा हो जाती है। अगर ये साबित हो गया कि भूखे मर गया तो गवर्नमेंट को लोग खींच लेते हैं कि आपके देश में कैसे भूखे मर गए, एक आदमी कैसे भूखे मर रहा है। ये गवर्नमेंट इन चीजों को ध्यान रखती है कि इस देश में जो भी आ रहा है हर आदमी के लेवल को बढ़ाएंगे, लेवल घटाने का नहीं। कोई भी विकासशील देश हर आदमी के लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है, चाहे पीएचडी अप्लाई हो, इवन प्राइवेट में भी रिस्ट्रिक्शन था, एक नीचे लेवल से पैसा कम नहीं दे सकते, बल्कि वो ज्यादा ही देते हैं पैसा। ये गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि अगर हमारे देश की गुलामी कैसे रिफ्लेक्ट होगी? अगर बीएसएनएल के इंजीनियर भीख मांगेंगे, बीएसएनएल 100 करोड़ कमा भी देगा तो बीएसएनएल की स्थिति कैसे रिफ्लेक्ट होगी? हम ही उसकी स्थिति को रिफ्लेक्ट करेंगे, हम ही बताएंगे। बोलते हैं 5,000 रुपये भीख मांगते हैं इंजीनियर, तुमको भी 5,000 रुपये दे, हम भी फटे कपड़े पुराने पहन के आए, कौन लेगा बीएसएनएल की सर्विस? कौन आएगा बीएसएनएल में? कौन आपसे बात करेगा? ये हमारा स्टेटस ही बीएसएनएल के स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है, बल्कि
कि हम हर एक इंडिविजुअल का स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका स्केल फाइनल किए हैं, रैंडम बेसिस पे स्केल नहीं आते। गवर्नमेंट में इतना तय करता है कि गवर्नमेंट की इनकम क्या है, आज अपने एम्प्लॉय को कितना बेस्ट दे सकती है ताकि उनका स्टेटस बढ़े, ये सब होता है। रही बात रिटायरमेंट की, गवर्नमेंट को ये भी देखना होता है कि रिटायरमेंट के बाद, जैसा कि अभी मैनेजमेंट एक सिंपल में आप बहुत पैसा मिल जाएगा, इसके बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। लोग तो 3-3 हज़ार में भी जी लेते हैं, जी लेते होंगे 3 हज़ार में, हम भी जी लेंगे 3 हज़ार में, अगर हम आज से ही उसके लिए अपना स्टेटस मेंटेन करना शुरू कर दें। आप 60 साल के एंड में जिस महीने आपको रिटायरमेंट होना, उस महीने आपकी सैलरी मान लीजिए 3 लाख रुपए है। आपने घर में हर महीने का खर्चा उस हिसाब से फिक्स कर रखा है। आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हो तो 5,000 से नीचे गिफ्ट लेके नहीं जाते। आप सड़क पे निकलते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के, प्रेस कपड़े निकलते हैं, आप कंपनी एक अच्छे ब्रांडेड कंपनी के कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाना खाते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, अच्छे घर में रहते हैं। अगर 60 साल बाद उस समय भी शायद हो सकता है कि 3 हज़ार में जीने वाले मिल जाए, आपके आसपास देखेंगे 3 हज़ार में भी लोग उस समय भी जी रहे होंगे और बढ़िया खुश रहेंगे, शाम को हंसेंगे, बढ़िया फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे और सुबह दिन से काम में निकल जाएंगे, वो भी जिंदा रहेंगे। लेकिन क्या आप जिंदा रह पाएंगे? अगर आपका स्टेटस 3 लाख का हो चुका है, 3 लाख का आपने स्टेटस अपना बना लिया है, फिर अचानक आपको 3 हज़ार रुपये महीने मिलने लग जाए आपके हाथ में, नहीं बना सकते, आप जी ही नहीं सकते, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड नहीं था। 60 साल का जो स्टैंडर्ड आपने मेंटेन किया, अचानक कैसे डाउन कर देंगे? सोसाइटी में सब से मर जाएंगे। तो बेहतर तो है कि हमें 60 साल के बाद की चिंता नहीं है, तो वी शुड स्टार्ट लिविंग इन स्लम्स राइट नाउ, ताकि हमारा स्टैंडर्ड 60 साल बाद भी हम जिंदा रह सकें। तो गवर्नमेंट जो पेंशन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट जो 60 साल बाद आपका पेंशन कितना होना चाहिए, वो रैंडम नहीं है, आपके लास्ट ट्रांस सैलरी में डिपेंड करता है। क्यों? सबके लिए फिक्स कर देता कि लास्ट ट्रांस सैलरी क्या होता है? सीएमडी का लास्ट ट्रांस सैलरी ज्यादा होता है, एक फोन मैकेनिक का लास्ट ट्रांस सैलरी कम होता है। अगर उसका वैल्यू ना होता, सोशल स्टेटस का वैल्यू ना होता, तो ये बोल देता भाई रिटायरमेंट में सबको फिक्स किया जाएगा, चाहे सीएमडी हो चाहे फोन मैकेनिक हो, 5,000 रुपये महीने सबको फिक्स रिटायरमेंट। आखिर सीएमडी के लिए एक बीवी बच्चा होगा, 2 बीवी रखना तो अलाउड नहीं है गवर्नमेंट में, एक फोन मैकेनिक का भी वही होगा, तो 5,000 रुपये उसको भी पर्याप्त है, 5,000 रुपये इसको भी पर्याप्त है। लेकिन ऐसा नहीं होता, 5,000 में फोन मैकेनिक जी लेगा, सीएमडी मर जाएगा दूसरे दिन हार्ट अटैक से, क्योंकि उसका सोशल स्टेटस अलग है, इसका सोशल स्टेटस अलग है। तो बात होती है सोशल स्टेटस की, जो रिटायरमेंट में हमें कितना पैसा आना चाहिए, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन योर सोशल स्टेटस एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट। जो राव कमेटी ने 18 महीने 20 महीने स्टडी करके रिकमेंडेशन लाया, बीएसएफ में 2% ले लो भाई, 2% भी ले लेंगे, सबका पे स्केल कम कर दो, आज का हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कम कर दो। आज हमारा लिविंग स्टैंडर्ड आपने बढ़ा दिया, बोला बाकी 30% ट्रीटमेंट दे दिया, 50% ट्रीटमेंट दे दिया, रिटायरमेंट के बाद 2% भी करते हो। मतलब हमारे लिए स्लोप पॉइजन है, हमें मारने की साजिश हो रही है बुढ़ापे में। आप इसको बिल्कुल मजाक में डीपली सोचिए, अगर आपका आज का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया, रिटायरमेंट के बाद बोलते 2% ले लो भाई, ये तो हमें मारने की साजिश है। 60 साल बाद जैसे रिटायरमेंट होंगे हम वैसे ही मर जाएंगे, शर्म से मर जाएंगे। तो बात है कि आप रिटायरमेंट और सर्विंग बेनिफिट के बीच में बैलेंस करना था आपको। आप बोलते हो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, 30% ट्रीटमेंट दे दिया, ये दे दिया, सीएमडी को 10 का पे स्केल दे दिया, जब बात आ रिटायरमेंट की बोलते हैं नहीं। कुछ लोग कंपेरिजन करते हैं कि भाई गवर्नमेंट को कम मिलता है, यहां तक भी होता है, सीपीएससी को ज्यादा मिलता है, सीपीएससी को पे स्केल भी ज्यादा होता है, उनका आज का लिविंग स्टैंडर्ड भी उसी हिसाब से ज्यादा हो जाता है। तो रिटायरमेंट तो हमारी बात लास्ट टर्म सैलरी पर डिपेंड करता है, तो ज्यादा ही होना चाहिए, कम तो नहीं होना चाहिए। तो कंपेरिजन में मतलब ही नहीं है, जो डीपी ने रिकमेंडेशन दिया इन सारे चीज को कंसीडर करते हुए दिया है। 30% का फिगर कोई हवा में नहीं आ गया, 25% का फिगर हवा में आ गया हो, 30% का फिगर यहाँ पर ही पूरा एक एक चीज लिखा हुआ है, टू मेंटेन द सोशल स्टेटस एंड फ्यूचर सिक्योरिटी आफ्टर सीपीएससी एम्प्लॉई आफ्टर द रिटायरमेंट, सारा डेटा लिखा हुआ है। मैनेजमेंट को पढ़ने की फुर्सत नहीं है, सोचने की फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बढ़िया सिक्योर्ड है, गवर्नमेंट में सिक्योर्ड है, गवर्नमेंट का पे स्केल बढ़ा दिया गया, उसी हिसाब से आपका पेंशन बढ़ जाएगा। एक गवर्नमेंट में अब बोला कि गवर्नमेंट का पेंशन तो कम कंट्रीब्यूशन जा रहा है, कंट्रीब्यूशन कम जा रहा है, वहां पे डिफाइंड बेनिफिट है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपको पता होगा डिफाइंड बेनिफिट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या फर्क है, मैं आपको थोड़ा फर्क समझा दूं। डिफाइंड बेनिफिट का मतलब यह होता है कि आप जब रिटायरमेंट होंगे उस समय जो भी आपकी सैलरी होगी उसका एक परसेंटेज आपको मिलेगा। मतलब ये डीपी भी मानती है, राउंड भी कमेटी भी मानती है कि जब भी कोई आदमी रिटायरमेंट होता है उसकी लास्ट ट्रांस सैलरी जो 10 महीने की होगी, अगर उसका 50% मिल जाता है पेंशन के रूप में, तो दैट इज सफिशिएंट टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड एज ऑफ देयर सर्विंग लाइफ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिफाइंड बेनिफिट है कि जब भी आप रिटायरमेंट होंगे उसमें जो भी
50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा, वहां कंट्रीब्यूशन कोई फंडा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा रहेगी, सीपीएसई रहेगी, दे देगी, गारंटी नहीं है। जब तक देश रहेगा, जब तक इस देश में लोग रहेंगे, गवर्नमेंट रहेगी। सीपीएसई रहेगा नहीं रहेगा जरूरी नहीं है। अगर सीपीएसई को भी ये पावर दे दे तो तुम भी डिफाइंड बेनिफिट दो। डिफाइंड बेनिफिट मतलब जब आपका रिटायरमेंट होगा तो आपको एक निश्चित % देना, कंट्रीब्यूशन मिलाओ, कहीं से मत खिलाओ। तो कल क्या होगा? कल बीएसएनएल नहीं रहा, फिर क्या होगा? बीएसएनएल ने हमारी गारंटी दी थी कि हम भाई जब रिटायरमेंट हो गए तो हम आपको एक 50% पेंशन देंगे। और सपोज करो जैसा स्थिति चल रही, 5 साल बाद बीएसएनएल दिवालिया हो गया, बीएसएनएल गायब भी हो गया पिक्चर से, कौन जिम्मेदारी लेगी? गवर्नमेंट हमारी जिम्मेदारी लेने से मना करती है, बीएसई है ही नहीं। इसलिए कॉन्सेप्ट आया डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का कि बीएसएनएल रहे ना रहे, आपका फंड जो आज के इसमें आप सर्विस कर रहे हैं वो पैसा एक किसी ऐसे खाते में चला जाए जिसपे सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार, जिससे बीएसएनएल का अधिकार ना हो। बीएसएनएल रहे चाहे डूबे, वो पैसा जो कंट्रीब्यूट हुआ है वो आपके आगे की लाइफ में काम आए। इस तरह के जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, 30% सुपरन्यूशन बेनिफिट, दैट इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, नॉट डिफाइंड बेनिफिट। सीपीएसई में डिफाइंड बेनिफिट कुछ होता नहीं, कोई गारंटी नहीं होती। और अभी अगर पे स्केल का पे पैरिटी कैसे सॉल्व नहीं हुआ तो चूंकि हमारे मैक्सिमम चीजें बेसिक पे डिपेंड करती है, आपको पता है, चाहे एचआरए हो, चाहे हमारा सुपरन्यूशन बेनिफिट हो, चाहे ईपीएफ हो, चाहे और भी कुछ हो, इस सब में एक्यूमुलेटेड लॉस होगा डायरेक्ट गुड्स का। तो जो पे पैरिटी का इशू है वो हमारे लिए प्राइम इंपोर्टेंस है। अगर किसी को शक है कि इशू लोग ले रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, इस इशू में किसी को कोई डाउट नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान होगा। नुकसान ही नहीं, 2017 में बीएसएनएल एक एनार्की कंडीशन होती, आपस में लोग मारते पीटते नजर आएंगे एक दूसरे को। यही बोले कि आज हम बोल रहे हैं कि सब समझदार हो जाएगा, ये बोलेंगे कंपनी तुम्हारी नहीं हमारी भी, तुम इतना काम करते हो, हम इनको बोले भैया काम करो, बोले मैं क्यों करूं, तुम तुम्हें डबल पैसा लेते हो सकता है तब भी कुछ लोग जेटी हो रहे हैं, पुराने बस के प्रमोशन को ठिकाना नहीं, भाई तुम भी जेटी हो, मैं भी जेटी हो, तुम 60,000 लेते हो, मैं 30,000 लेता हूं, मैं क्यों काम करूं? आपस में लड़ाई झगड़ा मार पिटाई शुरू हो जाए। ये टेक केयर करना मैनेजमेंट का काम है। एक पैरिटी इसलिए मेंटेन की जाती है जिसमें आपस में पैरिटी मेंटेन हो, झगड़ा ना हो, रोष ना हो, लोग मोटिवेशन के साथ काम करें। ये पे पैरिटी और पे स्केल का इशू हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी की बात हो, कंपनी में एनार्की ना फैले, कंपनी में लड़ाई झगड़ा ना हो, खून खराबे ना हो, ये मैनेजमेंट को देखना चाहिए। अगर आज नहीं देख रहा है तो उसके बाद पहले ही बताया कि इसकी वजह सिर्फ एक ही है क्योंकि वो इससे अफेक्टेड नहीं है। ये जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, मैं इसलिए अलग लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, ये अचीवमेंट्स हर लीडर्स का जो यहाँ पे बैठे हैं वो सब अपने आप को एक लीडर समझें, जो भी उनके कॉन्टेक्ट में है उन्हें कम से कम, जैसे नॉर्मली क्या होता है, एसओ ने कुछ नहीं किया, इवन कई सारे हमारे लीडर बोल देते हैं कि एसओ ने क्या किया, एसओ ने 4 लोगों का ट्रांसफर नहीं कराया तो कुछ नहीं कराया, एसओ ने मेरा घर पे एक्सचेंज नहीं खुलवाया तो कुछ नहीं करवाया। ये एडिशनल एडवांटेज है, इस पर कोई क्लेम नहीं बनता, इसमें कोई एसोसिएशन की रेपुटेशन नहीं खड़ी होती। एसोसिएशन की रेपुटेशन खड़ी होती है कैडर इश्यूज को लेकर, उससे क्या कर रही है एसोसिएशन, रिजल्ट क्या मिला इससे फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आजादी की लड़ाई भी 200 सालों तक चलेगी, तब जाके आजाद हुआ हमारा देश। कई लोग मरे इस बीच में, क्या लड़ाई बंद हो गई? किसी का सैलरी कट गया, किसी का विंडिक्टिव ट्रांसफर हो गया, किसी को मैनेजमेंट ने चार्जशीट दे दिया, किसी को मेमो दे दिया, क्या लड़ाई बंद कर देना चाहिए? लड़ाई हमारी हर हाल में जारी रहेगी, कमिटमेंट चाहिए। कुछ भी हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, हम सब चीज बर्दाश्त करेंगे और लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हम चीजों को अचीव नहीं कर लेते। या तो हम अपने आप को मान लें हम गलत डिमांड कर रहे हैं। मैं भी कह रहा हूं, मेरे बात पर भरोसा मत करिए, आप लोग सारी चीजें पढ़िए, बहुत दूर नहीं जाना है, डीपी की साइट खोल लीजिए, सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे, सारे पे को मिल जाएंगे, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। ये इस तरह की चीजें मेंबर्स में कन्वे करने की जरूरत है। आदमी की बुराई करिए, आरपी साहब गलत काम कर रहा है, अमित राय गलत काम कर रहा है, रवि सिंह वर्मा गलत काम कर रहा है, बोलिए कि यार इनके वेस्टेड एडिटर गलत काम कर रहे हैं। एसोसिएशन में रवि की है, अमित की है, आरपी साहब की। एसोसिएशन की हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे तारीफ होना चाहिए। एसोसिएशन एक संगठन है, संगठन कभी बदनाम नहीं हो सकता, संगठन कभी कमजोर नहीं हो सकता। नाम कुछ भी दे दीजिए, लोगों का संगठन कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। उसे कैसे बोलेंगे कमजोर है, ये कुछ नहीं कर सकता। कमजोर है तो लोगों का एसोसिएशन के प्रति कमिटमेंट कमजोर है, लोग कमजोर है, एसोसिएशन कैसे कमजोर होगा? हम सब यूनाइटेड है, 10,000 लोग हम एक साथ खड़े हैं, कैसे कमजोर है? मैनेजमेंट की इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे सारी चीजों पे नजर डाल सके। दूसरी बात, आप एक भी समझिए कि एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड एंड बिलो बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स का पे, रिटायरमेंट बेनिफिट, पल्स अलाउंसेस फाइनल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है, बोर्ड को कोई अधिकार नहीं।
बोर्ड हमारे इस पे स्केल, रिटायरमेंट बेनिफिट और करियर पे डाका डाल रहा है। ही इज डूइंग रॉबरी। और ऐसे चोरों को सबक सिखाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हक है, डीपी का हक है। कैसे बोर्ड बोलता, कैसे मैनेजमेंट बोलता कि हम नहीं दे सकते, हम ये देंगे या नहीं देंगे। आप डीपी के रिकमेंडेशंस को पढ़िए। अगर ये बोल रहे हैं तो सीरियसली रॉबरी कर रहे हैं हमारे फ्यूचर पे, हमारे जेब पे, हमारे रिटायरमेंट पे। हम ऐसे रॉबरी करने वालों को ऐसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें सबक सिखाएंगे। हम एक प्रापत चुकी गांधी के देश में पैदा हुए, अभी तक हमने गांधीगिरी की है और हम भरोसा करते हैं शायद गांधीगिरी से चीजें ज्यादा इफेक्टिवली सॉल्व होती हैं। लेकिन देश को आजादी दिलाने में मुझे लगता है सिर्फ गांधी जी का ही योगदान काफी नहीं था। उस देश में सुभाष चंद्र बोस भी थे। उस देश में बहुत सारे ऐसे हिंसावादी लोग भी थे जो जिस भाषा में समझता था उसको उस भाषा में समझाते थे। जो प्यार से समझता था प्यार से समझाते थे, जो तकरार से समझता था तकरार से समझाते थे। लेकिन हमारा हक है, हम समझाएंगे, हम उनको मनाएंगे, नहीं तो हम छीनेंगे उनसे, चाहे जैसे भी लेना पड़े हम लेके रहेंगे। आप देखिए किस तरह से कंस्पिरेसी हो रही। मैं अभी 15 तारीख की मीटिंग का थोड़ा सा ब्यौरा दूंगा आप लोगों को, किस तरह से मैनेजमेंट के कुछ लोग, पूरे मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तक मैं बोर्ड को भी दोष नहीं दे रहा हूं। बोर्ड के पास अगर सही फैक्ट पहुंचेगा तो डेफिनेटली डिसीजन मेरिट पे होगा। हम वही कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड के पास सही माहौल में, सही एटमॉस्फेयर में, सही टाइम के साथ एक मेरिट पे डिसीजन हो, फैक्ट प्रॉपर पहुंचे। लेकिन किस तरह से किया जा रहा है मैं आप लोगों को 10 मिनट में पूरी एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। आपको समझ में आएगा कौन से लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चीजें क्यों सॉल्व नहीं हो रही है और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। 2010 में जब 2009 में रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हुआ था सेकंड पीआरपी का, जो हमारे नॉलेज में आया, 2005 बैच का उसमें फिटमेंट का इशू था, हमारा सुपरविजन का चूंकि उसमें 2007-8 बैच वाले नहीं आए थे, ज्वाइन नहीं किए थे, तो उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा गया। और वो जो फिटमेंट और सुपरविजन की बात थी, हमने मैटर को टेकअप किया। सीएमडी साहब ने हमें एजेंडा मीटिंग दी 10 फरवरी 2010 को, सॉरी 19 फरवरी 2010 को। आप सोचिए वहां पे कम से कम 5 या 6 जीएम, सीनियर जीएम लेवल के ऑफिसर बैठे हुए थे। एक से बढ़ के एक धुरंधर, एक से बढ़ के एक ज्ञानी, एक से बढ़ के एक टैलेंटेड। सारी फाइलें मोटी मोटी लेके बैठ गए। सीएमडी साहब चेयरमैन की कुर्सी में बैठे हुए, बात चल रही सुपरविजन बेनिफिट की। सर एडीपी ने कहा 30% फिटमेंट, 30% सुपरविजन मिलना चाहिए। उसमें नहीं कहा कि नहीं साहब नहीं मिलना चाहिए, कंपनी नुकसान में नहीं है, नुकसान में है, कैसे दे सकते हैं। उसने बोला साहब हम तो मानते हैं 30% फिटमेंट, 30% सुपरविजन मिलना चाहिए, लेकिन हम तो ऑलरेडी 39% दे रहे हैं, हमें तो 9% कम करने की जरूरत है। यहां पे डीपी ने सेलिंग लगा दिया तो 39% दे रहा था, हम तो 9% और कम कर देंगे। हमें सरप्राइज हुआ, हम तो कैलकुलेशन करके गए थे कि 18% ही मिल रहा। मैनेजमेंट अपनी तरफ से बोलता है कि 39% दे रहा है। हमें भी डर लगा कि वाकई भी कहीं, क्योंकि एक्सेस उनके पास है, डाटा उनके पास है, दे कैन बी मोर देन टिक। उनके पास अगर वो फेयर माइंड से बैठे हैं, पूरे ओपन माइंड से बैठे हैं, मेरिट पे डिस्कशन हो रहा है, तो स्वाभाविक बात है हमें डर लगना कि उनके पास तो वाकई में डाटा है कि ऐसा ना हो कि हमने इस चीजों को उठा लिया 9% हमारा और कम हो जाए। अब उन्होंने गिराना शुरू किया। व्हाट दे हैव टोल्ड, सर हाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग 39% टू दिस डायरेक्ट रिक्रूट्स, 11% पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट, 5% ग्रेजुएटी, 13.61% ईपीएफ, 11% लीव इनकेसमेंट, टोटल 39%। हमें बाकी चीज तो समझ में नहीं आई। हो सकता है पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो, 11% दे रहे थे फिर तो हो सकता है ईपीएफ 13.61% ही हो सकता है ग्रेजुएटी 5% हो। लेकिन एक चीज पक्का था कि ईएल इनकेसमेंट जो गिना रहा है वो सुपरविजन नहीं है। हमने उस पर अड़ गए, वहां पे वैसे ईएल सुपरविजन है ही नहीं। अब ये बात है ठीक है, ऐसा नहीं है तो हम इसको क्लियर करेंगे, लेकिन फिर भी ईएल का उन्होंने कम ही बताया था, करीब 11% के आसपास बताया था लीव इनकेसमेंट। बोला अगर 39 में 11% कम भी कर देंगे तब भी हम आपको 28% दे रहे हैं। तो हमने कहा कम से कम 2% ही थे, शायद 2% फिगर हुए तो कहीं से आया हो निकल के, तो हमने तो 2% ही से 60 है। लेकिन सर ईएल तो बिल्कुल नहीं है, डेफिनेटली ईएल नहीं है। अब उन्होंने सीएम ने ठीक है इसको पहले क्लेरिफाई करो, डीपी से लिखो। डीपी को लिखना शुरू किया, क्लेरिफाई करना शुरू किया, हम लोग जाना शुरू किए डीपी के पास। उस समय तक सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल से क्लेरिफिकेशन के लिए हम लोग लिखवाया था। वो जब ऑर्डर निकला तो बाकी पीएससी भी क्लियर हो गया उससे कि नहीं ये लीव इनकेसमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ सुपरविजन बेनिफिट। वो क्लियर हुआ मैटर 1.5 साल बाद। दोबारा हम फिर बैठे, तब तक बोले कंपनी का भाई नुकसान बहुत बढ़ गया है, अब तो कंपनी दे ही नहीं सकती सुपरविजन, कैसे मिलेगा। ऐसे करते करते जैसे मना करते रहे, मीटिंग्स होती रही, मना करते रहे, फिर बोले चलो ये कमेटी बनाते हैं, वो कमेटी बनाते हैं, स्टडी करते कमेटी बनाते 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 आज 2014 आ गया।
2013 में एक रिकमेंडेशन आया, जब कई प्लेटफॉर्म पे उसको हमने उठाया कि आप 2% दे सकते हैं। हम वहां लड़ने नहीं गए, हमें हर चीज मेरिट पे चाहिए, हमें कोई भीख भी नहीं चाहिए। हमने कहा साहब 2% आपका रिकमेंडेशन आया, हमारे कैलकुलेशन से 12% शॉर्ट है, 2% का रिकमेंडेशन कहां से आया? हम अगस्त में पूछे थे। कौन होता है एक जीएम? हमारे फ्यूचर, हमारे कैरियर, हमारा सिक्योरिटी डिफाइन करने वाला। एक जीएम कितनी औकात हो गई है कि 10,000 एग्जीक्यूटिव का बुढ़ापा डिसाइड करेगा? 2% का फिगर आया तो कहीं ना कहीं से सपोर्टेड होना चाहिए। डीपी के हिसाब से हमारा 12% शॉर्ट है, हम डॉक्यूमेंट से सपोर्ट कर रहे हैं। ये 2% का फिगर क्यों आया? साहब कंपनी में पैसे नहीं है। पैसे नहीं तो 1% क्यों नहीं हुआ? ये 0% क्यों नहीं हुआ? पैसे नहीं है तो 2% के लिए पैसे कहां से आएंगे? आप बोलते पैसे नहीं है, दे ही नहीं सकते, जैसा कि बोलते आ रहे थे। 2% कहां से आ गया? 78.2 के लिए भी आप बोल रहे थे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, वो कहां से आ गया? सीएमडी साहब एरियर के लिए लिखते हैं डीओटी को, साहब कंपनी की हालत बहुत खराब है, कंपनी डूबने वाली है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, इसलिए 78.2 का एरियर भी दे दिया जाए इनको, ताकि इनके अंदर मोटिवेशन आए और कंपनी के लिए काम करें। यहां पे सीएमडी का लॉजिक दूसरा है, और हमारे लिए बोलते हैं साहब जो हमको भी 7 साल बाद मिलेगा रिटायरमेंट के समय, साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हम इनको पैसा कैसे दे दें? मोटिवेशन की जरूरत उन लोगों के हैं जो रिटायरमेंट होने वाले हैं, कि मोटिवेशन की जरूरत उन लोगों को जो इस कंपनी से अभी भी जुड़े हुए हैं, जिनको इस कंपनी में लंबा सफर करना है, जो इस कंपनी के बैकबोन है, किसको मोटिवेशन की जरूरत है? लेकिन सीएमडी साहब बोलते नहीं साहब, जिसका 6 महीने बचा है उसको मोटिवेशन की जरूरत है, उसको ईआरपी की ट्रेनिंग देना है, उसको फॉरेन ट्रेनिंग देना है, ताकि आते से एक बार बोल सके हाँ साहब बीएसएनएल हमको विदेश घुमा दिया। सीएमडी साहब के बच्चे लाखों साल जिए क्योंकि हमको रिटायरमेंट के समय 78.2 दिला दिया। तो इस तरह की जो थॉट लेके डुअल मेंटेलिटी है मैनेजमेंट की, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। 2% का फिगर आया वहां से, फिर हमने उस पर ऑब्जेक्शन लिया, रजिस्ट्रेशन आपको मालूम है कि एग्रीमेंट हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद सुपरविजन के भी इंटरेक्टिव मीटिंग की। अब सीएमडी ने भी उसको स्ट्रांगली लिया, उस बात को हमने ही नहीं कहा, उस बात को सीएमडी साहब ने भी कहा जीएम एस्टेब्लिशमेंट को कि भाई 2% कहां से लाए हो तुम, कैसे लाए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 2% कहने की? कंपनी में पैसे नहीं तो 0 बोलो, इसको 2% कैसे बोल के लिया? कोई भी फिगर जस्टिफिकेशन होना चाहिए, किसी के बाप का कंपनी नहीं है तुम जो मर्जी हो कह के देके चले जाओ। फिर वो लेके गए वापस, अब जस्टिफिकेशन बनाने लगे, कैसे समझाऊं, कैसे करूं, अपने आप को कैसे जस्टिफाई करूं, उसने ईगो पे ले लिया। कुछ नहीं समझ में आया तो उसने पता नहीं कहां से कैलकुलेशन किया और सबको बुला लिया। अब सोचे कि अब अकेले तो जीतेंगे नहीं इनसे, क्योंकि सीएमडी साहब भी उधर नाराज हो गए हमारे इस बकवास रिपोर्ट से। अब ये लोग तो भिड़े ही हुए पीछे। ऐसा करते हैं, कुछ लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, कुछ लोगों को मतलब आधा सेक्शन जो ऑब्जर्व्ड एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव है, उनके दिमाग में डालने की कोशिश की गई है। पहले बुला के डाल दिया कि देखो अगर हम इनका 12% दे देंगे, जैसा कि हमने ऑलमोस्ट सबसे कहलवा दिया किसी न किसी तरह से लेटर में, प्लेटफॉर्म पे, मीटिंग्स में, तुम्हें 12% मिलना चाहिए। तो सबको बुला के बोलने की कोशिश की कि भाई देखो अगर हम इनको 12% दे देंगे तो तुम इनके सामने भिखारी नजर आओगे, इनको तो बहुत पेंशन मिलेगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जो तुमको गवर्नमेंट में पेंशन मिलेगा वो कहीं कम होगा, इनको 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा मिलेगा तुमसे पेंशन, तो तुम क्यों इनको 12% दिलवाना चाहते हो? ये पहले उसने दिमाग में एक माइंड सेट किया, फिर ऐसा कैलकुलेशन बनाया। अब सीएमडी के पास आपको पता है टाइम नहीं होता, सीएमडी के पास कैलकुलेशन देखने का टाइम नहीं होता, जस्टिफिकेशन पढ़ने का टाइम नहीं होता। सीएमडी के दिमाग में या इस लेवल बैठे हुए आदमी के दिमाग में एक ही बात होती है, या रिटायरमेंट के समय अगर 50% उनको मिल जाएगा तो उस समय सैलरी होगी, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जीएम एस्टेब्लिशमेंट जाके क्या बताया साहब, अगर 2% हम कंट्रीब्यूट करेंगे इनके लिए, तो जब ये रिटायरमेंट होंगे तब इनको 60% मिलेगा। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मात्र 2% हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो जब ये रिटायरमेंट होंगे तो जो उस समय उनकी सैलरी होगी उसका 60% पेंशन के रूप में रिटर्न मिलेगा। तो सीएमडी को ज्यादा क्या चाहिए यार? 60% मिलेगा, हमें तो 50% मिलता है, तो वेल 2% ज्यादा नहीं। अच्छा ये तुम्हारा जस्टिफिकेशन ठीक है, अगर तुमने इस जस्टिफिकेशन से कैलकुलेशन बनाया है तो दैट इज एब्सोल्युटली राइट, यू हैव 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, गो अहेड विद दिस प्रपोजल। अब उस प्रपोजल के साथ वो चले आए साहब, सभी के सामने बैठ गए। उन्होंने लगा कि बाकी सब बेवकूफ है, आईटीएस तो हम ही है, इंजीनियर्स तो हम ही है, बाकी तो सब बेवकूफों की भर्ती हो गई है, किसी को समझ में थोड़ी आया, हम तो बता देंगे ऐसे ही है, मान जाएंगे और तालियां बजाते हुए निकल जाएंगे। बैठे वहां बकायदे प्रेजेंटेशन दिया, बजाज एलियंस ने अपना काम किया, कैसे सुपरविजन इंप्लीमेंट होता है, क्या होता है, कैसे होगा, क्या जाएगा, सब कुछ बताया, मतलब ये डन हिज ओन पार्ट। अब आए जीएम साहब बकायदे खड़ा करते हुए, सुनिए भाई साहब मैं आप लोगों को बताता हूं। प्रेजेंटेशन खोला, मतलब देखिए कंपनी आपको 19.5% मिला रही है, 10.5% आपका शॉर्ट है। 19.5, हम तो 18% ही कैलकुलेट किए थे, आप फिर भी 10% बढ़ा दिए। ऊपर लिखा हुआ था
ग्रेजुएटी 4.5%, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल पर 3%, EPF 12%, दैट इज इक्वल टू 19.5%. हमने सर चूंकि दिस इज इंटरेक्टिव मीटिंग, सो वी हैव फुल राइट टू क्वेश्चन विच इज नॉट इन आवर माइंड. जो उसका सोल्यूशन हमारे दिमाग में नहीं उसको हम पूछेंगे आपसे. हमने पूछा था 4.5% आपने जो दिखाया है ग्रेजुएटी का, पहले आप 5% दिखाए थे. 2010 की मीटिंग में ग्रेजुएटी बोले थे 5% है. नाउ एटलीस्ट यू हैव करेक्टेड इट टू 4.5%. आई बिलीव दिस विल बी सपोर्टेड बाय सम कैलकुलेशन. दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल. क्योंकि जब 5 से 4.5% पे आए हैं तो डेफिनेटली देयर शुड बी सम कैलकुलेशन. वी आर नॉट डाउटिंग अबाउट योर फिगर, बट यू वांट टू सी द कैलकुलेशन फॉर आवर कॉन्फिडेंस. आप कैलकुलेशन बताइए कैसे आए. नहीं, ये तो आप लोग भी बोलते हैं 4.5%. हम लोग तो कुछ भी बोलते हैं, हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है, कोई डाटा नहीं है. आप लेके बैठे हैं तो आपके पास एक्सेस है, डाटा है. आप 4.5% हम बोलते हैं इसलिए लिख लिया कि आपके पास कोई डाटा है इसलिए लिख लिया. अब वो कैलकुलेशन नहीं था उनके पास, सिर्फ हाइपोथेटिकल 4.5%. नहीं, तो हम सबको कंट्रीब्यूट करते हैं, सबको मिलता है. मतलब कहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें पता चले. हमने तो डीटी गाइडलाइन में कुछ पढ़ा है, उसमें लिखा आपका 10 लाख रुपए सेलिंग है उसका, आपके ग्रेजुएटी का. अगर 4.5% ऐसे कंट्रीब्यूट करते रहेंगे 35 साल तक तो हमारा तो 1 करोड़ बनना चाहिए. लेकिन यहाँ 10 लाख का ही सेलिंग है. 10 लाख के बाद हमें कुछ मिलेगा नहीं. कंपनी ने बोली, वो बोला डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. सीपीएससी ने बोला ये 10 लाख हमारे डिफाइंड बेनिफिट एक्ट्रेस हो गया, 10 लाख ही मिलेगा, आप कंट्रीब्यूट कुछ भी करो. तो हमें तो 4.5% समझ में नहीं आया. हो सकता है हम गलत हो, लेकिन चूंकि आपके पास डाटा का एक्सेस आपको समझाना जरूरी है. इंटरेक्टिव मीटिंग है, हम सेटिस्फाइड होना चाहिए. हमारा सवाल गलत नहीं है. नहीं ठीक है, इसको हम देखेंगे. लेकिन ये 4.5% एज ऑन डेट कंट्रीब्यूट करते हैं हम लोग. सेलिंग है, ठीक है, सेलिंग रिवाइज होती रहती है, कुछ भी होता है, ठीक है, वो भी मैंने मान लिया. लेकिन एज ऑन डेट हमारे लिए 10 लाख है, हम 10 लाख ही मान के चलते हैं. सेलिंग रिवाइज होती है तो कभी कम भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं ज्यादा हो. कोई बोले नहीं ऐसे कैसे कम हो सकती है. अरे अभी तो आपने पे स्केल कम कर दिया पे रिवीजन में. आप बोलोगे ऐसे कैसे कम हो सकती है, तो कैसे मान लें.